सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बोल न्यूज़ की खुसूसी नशरियात के साथ मैं हूं आमिर ज़िया। जनाब, वफाक में हुकूमत बनाना और फिर बनाकर चलाना इस मरतबा जो है जान जोखों का काम है। वज़ारत उज़्मा का ताज दूसरी मरतबा पहनने के लिए शहबाज शरीफ साहब जो हैं मुश्ताक भी हैं और बेताब भी। लेकिन जो लोग मुज़ाकरात की खबर रखते हैं उनका कहना है कि जी मुसलसल बदलती सूरत हाल ने गैर यकीनी के बादलों को जो है गहरा कर दिया और हुकूमत साजी के अमल को बहुत पेचीदा। एक तरफ नून लीग पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ मुतफ़क़ा नुकात के लिए कोशा हैं, तो दूसरी तरफ हम देखते हैं कि MQM की शराइत हैं। इन दो तलवारों को एक म्यान में रखना क्या नून लीग के लिए मुमकिन होगा? एक बड़ा बुनियादी सवाल है। इसकी वजह यह कि MQM के मुतालबात से पीपल्स पार्टी जो है वो बिदकती है। ज़ाहिर है कि जब वो डिवोल्यूशन ऑफ पावर की बात करेंगे, आइनी तरमीम की बात करेंगे, तो पीपल्स पार्टी के उस पर एतराज़ात हैं। और अगर जो नून लीग है इन चीज़ों को नहीं मानती, इन शराइत को नहीं मानती, तो जनाब MQM रूट जाती है। इन दो जमातों के मुतालबात के दरमियान तवाज़ुन पैदा करना बज़ाहिर जो है नामुमकिन नहीं तो बहुत मुश्किल है। फिर एक मसला ये भी है कि जी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो तमाम तर दबाव के बावजूद वो जो है वफाकी हुकूमत में वजारतें लेने के से इनकारी है। नून लीग को PTI और आज़ाद उम्मीदवारों की सूरत में एक मजबूत हिज़्ब इख्तिलाफ का भी सामना है, जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की सूरत में पार्लियामेंट में आपको नज़र आएंगे। तो जनाब, इंतखाबात की शफाफियत के वाले से भी जो है हम देखते हैं कि बढ़ते सवालात भी हैं और इतराज़ात भी हैं। उसका जो मलबा है वो बराह रास्त और बिलावास्ता जो है वो नून लीग पर गिर रहा है। इन हालात में पाकिस्तान की सियासत क्या रुख इख्तियार करेगी? मखलूत हुकूमत की तश्कील में क्या रुकावटें हैं? सियासी अदम इस्तेकाम जो है कब तक पाकिस्तान का मुकद्दर बना रहेगा? और क्या नई हुकूमत जो है वो पाकिस्तान को मुश्किलात के भंवर से निकालने का कोई प्रोग्राम या रोड मैप रखती है? क्या इसके पास कोई काबिल अमल जो है माशी हिकमत अमली है? इन्हीं अहम तरीन सवालों पर आज हमारे साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा मोहतरम सेनेटर ताज हैदर साहब मौजूद हैं और सीनियर सहाफ़ी तज़कियाकार जनाब नसरुल्लाह मलिक साहब। ताज हैदर साहब, सबसे पहले हमें ये बताइएगा कि नून लीग के साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कहते हैं ना दौर पे दौर चल रहे मुज़ाकरात के, क्या शराइत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बुनियादी जो हैं वो पेश की हैं? अभी तक मतलब मुबहम है जो हम लोग सुन रहे हैं कि जी ठीक है कि इशू टू इशू जो है वो सॉल्व करेंगे, इशू टू इशू जो है वो सपोर्ट किया जाएगा। क्या बुनियादी शराइत है मुज़ाकरात की? जी देखिए, हमारी कोशिश यही है कि जो हमारे 10 नुकात का एजेंडा है जी उसके ऊपर किसी किस्म का एग्रीमेंट हो, और जो भी स्टेप्स उठाने हैं गुर्बत को दूर करने के लिए, महंगाई को दूर करने के लिए और बेरोज़गारी को दूर करने के लिए, उस पर हमारा उनका कोई एग्रीमेंट हो। अगर ना हो सके पूरे तौर पे तो फिर जो है वो थोड़ा बहुत कुछ उसमें गुंजाइश की जाए। अच्छा, माशी अमूर पे आपकी इतनी गिरफ्त है ताज साहब कि आपने कहा जी गुर्बत ख़त्म करने के लिए, महंगाई कम करने के लिए, बेरोज़गारी ख़त्म करने के लिए, कम करने के लिए, अब सब जितने माहिर मईशत हैं वो कहते हैं जी पाकिस्तान को एक अगले IMF प्रोग्राम में जाना है। और IMF प्रोग्राम में जाने का मतलब ये होता है कि मज़ीद जो सब्सिडीज़ होती हैं उसका मज़ीद ख़ात्मा होता है, महंगाई बढ़ती है, रुपये को डिवेल्यूशन की वो हमेशा बात करते हैं। वो हमेशा बात करते हैं कि इंटरेस्ट रेट जो है ज़रा सा जैकअप करके बढ़ा के रखा जाए। तो ये कैसे मुमकिन होगा? पाकिस्तान की माशी हकीकतें कुछ और हैं और मतलब है कि जो सियासी जमातों के वो हैं क्या कहते हैं, जो उनके मुतालबात हैं या जो उनके ख्वाब हैं वो भी लगता नहीं कि बहुत गैर हकीकत पसंदाना है। जी देखिए, जो IMF के प्रोग्राम है उसमें जो गुर्बत और बदहाली जो है वो बिल्ट इन है। यानी आज तक शायद कोई मुल्क ऐसा नहीं है जो IMF के प्रोग्रामों में गया हो और माशी बदहाली से बचा हो और गुर्बत से बचा हो। लिहाजा हमें IMF से हट के कुछ सोचना पड़ेगा। और हमारे जो 10 नुकात हैं उनमें IMF या किसी किस्म के कर्ज़ों के ऊपर वो बेस्ड नहीं है, वो रिसोर्सेज को रीडायरेक्ट करने पे हैं। कि जैसे सेंटर के अंदर हमारी जो वजारतें हैं उनको ख़त्म किया जाए ताकि कोई 325 अरब वहाँ से बच सके। जो सब्सिडीज़ दी जा रही हैं वो अशराफिया के रूट के ज़रिए उनको जो है वो बराह रास्त गरीबों तक पहुँचाया जाए, बिल्कुल जैसे कि हमारा बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है। और जिस तरीके से हम सिंध के अंदर काम कर रहे हैं
पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में, जिसमें सिंध में सबसे बड़ा मंसूबा हमने माइनिंग का शुरू किया है और बिजली का शुरू किया है, जिसमें कि हमारी फॉरेन एक्सचेंज इतनी बच रही है और कॉस्ट ऑफ जनरेशन भी हमारी कोई 3.5 रुपये। मैं आगे जाके आपसे सवाल करूंगा कि पाकिस्तान के पास क्या इतना भी सांस लेने की जगह है कि जो आप माशी इस्लाहात की बात करें उस पर अमल दरामद कर सके। हमें नसरुल्लाह मलिक साहब ने खुदा खुदा करके ज्वाइन कर लिया है, ज़रा सा 1-2 मिनट ताख़ीर से पहुँचे। बहुत शुक्रिया नसरुल्लाह मलिक साहब, किसी तारुफ के मुताज नहीं, सीनियर सहाफ़ी हैं, तज़कियाकार हैं। इस बार सुनने में आ रहे हैं नसरुल्लाह साहब के जो नून लीग के लिए हुकूमत मखलूत हुकूमत बनाना ज़रा मुश्किल साबित हो रहा है, और वो कहते हैं ना कि वो लोहे के चने साबित बन गया है ना, ये चीज़ हुकूमत साजी का काम है। पहले इतना मुश्किल नहीं हुआ करता था। 1-2 लोग जो मुज़ाकरात में शरीक हुए उनसे मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा जी सिचुएशन बड़ी फ्लक्स में है और बड़ी गैर यकीनी सूरत हाल है। आपका क्या वो है, क्या आपके पास इंफॉर्मेशन है इस चीज़ के बारे में? जी शुक्रिया आमिर साहब। पहले तो बहुत माजरत, मैं ट्रैफिक में स्टक हुआ, ताख़ीर होगी। दूसरी, जो इस वक्त आपने हुकूमत साजी की बात की, इसमें कोई शक नहीं कि मुस्लिम लीग नवाज के लिए भी मुश्किलात हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो शराइत रख रही है वो मुस्लिम लीग नवाज के लिए ज़रा पूरा करना मुश्किल है, क्योंकि आपके भी इल्म में है और मेरे ख्याल में जून में जो आपको अदायगी करनी है IMF के, उसके बाद जो है आपको मुल्क की मैशत के लिए जो मुश्किलात का सामना है, इन हालात में हुकूमत को कुछ सख्त फैसले भी करने पड़ेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये चाहती है कि आईनी ओहदे सदारत उसके पास हो, स्पीकरशिप उसके पास हो, चेयरमैन सेनेट उसके पास हो, पंजाब के गवर्नर उनके पास हो, KPK के गवर्नर उनके पास हो, तो इस तरह वो हुकूमत में बराह रास्त शामिल ना हो, काबीना का हिस्सा ना हो। PMLN ये समझती है कि अगर ये तनकीद होनी है कल किसी फैसले की बुनियाद पर तो उसमें पीपल्स पार्टी शरीक हो, पीपल्स पार्टी भी उस तनकीद को का हिस्सा जो है वो नसरुल्लाह साहब, मैं भी फौरन आता हूँ आपके। ये जब आप ये सब बयान कर रहे थे तो ताज भाई जो थे वो सर हिला रहे थे, बल्कि पकड़ रहे थे सर अपना। क्यों ताज साहब, क्या हुआ? ये जो नसरुल्लाह मलिक साहब फरमा रहे हैं, जो मुतालबात हम सब सुन रहे हैं, ये यही नहीं कह रहे, हम सुन रहे हैं कि जी आईनी ओहदे हमारे पास होने चाहिए लेकिन हम कैबिनेट में शामिल नहीं होंगे। जी इतराज़ की क्या बात है? देखिए, जहाँ तक ओहदों का सवाल है जी, तो 2 साल के लिए वजारत उस्मा बिलावल साहब को ऑफर की गई थी, लेकिन हमने सीधी बात कही और बिलावल साहब ने परसों पब्लिक के अंदर भी ठट्टे में ये बात कही कि हमें वजारतें नहीं चाहिए, हमें मंसूबे चाहिए, कि आप मंसूबे कौन कौन से दे रहे हैं। जब हमारी मुश्तरका हुकूमत थी 16 महीने की, उसके अंदर भी मसला ये था कि हम मंसूबे मांग रहे थे और हमें मंसूबे नहीं मिल रहे थे। अच्छा, हम जो मंसूबे दे रहे हैं वो काबिल अमल हैं, वो हम सिंध के अंदर पहले ही कर रहे हैं। नहीं, अगर हम मैं खता कलामी करूंगा, ये जो नसरुल्लाह साहब ने बात की और अहम बात की, और ये तो बिलावल साहब खुद कह चुके हैं ना कि हमारे सदारत के उम्मीदवार जरदारी साहब हैं और आईनी ओहदे रखने की बात, इसमें तो कोई इख्तिलाफ की बात नहीं है ना। ये आपके मुतालबात तो हैं ना? मेरे ख्याल से जरदारी साहब को ये हक़ है कि वो सदर का इंतखाबात में हिस्सा लें और उम्मीदवार की हैसियत से अपने आप को पेश करें। मेरे ख्याल से ये तो उनका आईनी हक़ है कि वो उम्मीदवार हो सकते हैं, और अगर हम उन्हें समझते हैं कि वो बेहतर उम्मीदवार होंगे और उनका रिकॉर्ड हमें ये बताता है किस तरीके से सबको मिला के उन्होंने 18वीं तरमीम पास की, किस तरीके से NFC उन्होंने कराया, किस तरीके से जो सदर के इख्तियार थे उन्होंने पार्लियामेंट को, यही बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं। यही बात तो नसरुल्लाह साहब भी तो यही कह रहे थे ना कि भाई वो जो मेन के जी कैबिनेट में शामिल नहीं होना। मैं आपसे पूछूंगा कि कैबिनेट में क्यों नहीं शामिल होना, लेकिन नसरुल्लाह साहब एक चीज़ जो बहुत मतलब है कि लोग बता रहे हैं कि MQM से अलग मुज़ाकरात हो रहे हैं, नून लीग के और पीपल्स पार्टी से अलग हो रहे हैं। MQM का मुतालबा है कि जी आईनी इस्लाहात की जाएँ, लोकल बॉडीज़ को एम्पावर करने के लिए NFC के स्ट्रक्चर को बदला जाए। ये वो बातें कि जो पीपल्स पार्टी के लिए नाकाबिल कबूल हैं, और ज़ाहिर है कि पीपल्स पार्टी के मुतालबात जो हैं, तो ये कैसे दो तलवारों को एक म्यान में रखेंगे जनाब? देखिए, मेरे ख्याल में जो हालात उनके मुज़ाकरात MQM, ये मैं नसरुल्लाह साहब से मतलब बात कर लूँ, फिर मैं आ रहा हूँ ताज साहब आपके पास आ रहा हूँ। जी आमिर साहब देखिए, हम इस बात को माने या ना माने जी, लेकिन हालात ऐसे हैं कि पीपल्स पार्टी, PMLN और MQM को मिलकर चलना पड़ेगा। बेशक ये अपनी शराइत रखते रहे, बेशक इनके इख्तिलाफात बाज़ चीज़ों पे होते रहेंगे, और दूसरा ये जो MQM के मुतालबात हैं, पीपल्स पार्टी कहीं राजी नहीं होगी
कहीं MKM राजी नहीं होगी, लेकिन अल्टीमेटली अब देखिएगा कि इनको मिलकर चलना पड़ेगा। उसकी बड़ी बुनियादी वजह है, और बुनियादी वजह यह है कि इस वक्त जो एक इनकी मुखालफ सियासी कुव्वत है उसका नाम है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये कोई सियासी जमात PMLN, पीपल्स पार्टी, MKM माने या ना माने, लेकिन वो एक बड़ा चैलेंज बनी है इंतखाबात में डाले गए वोट्स की बुनियाद पर। अब अगर ये जमातें आपस में मिलजुल कर नहीं चलती, इस्टेब्लिशमेंट इनके साथ नहीं चलती, तो ये इनके लिए अपनी मुश्किलात बढ़ जाएंगी। जो PTI है उसका बयानिया जो है, ये उसका जो मौक़िफ़ है कि ये जमातें डिलीवर नहीं कर सकती, ये आपस में लड़ रही हैं, ओहदे बांट रही हैं, उसको मजीद तकवीत मिलेगी। और ये इस बात से इनकार कर देना कि इस्टेब्लिशमेंट इस वक्त पीपल्स पार्टी या PMLN के साथ नहीं है, मैं समझता हूँ ये ऐसे ही है कि जैसे मैं और आप ये इनकार कर दें कि इस वक्त रात नहीं है और हम कहें कि नहीं जो है दिन है। तो बहरहाल ये चीज़ें मेरे ख्याल में एस्टेब्लिशमेंट के लिए एक बड़ा चैलेंज है। 9 मई का वाकया हो चुका हुआ है, PTI से वाबस्ता लोग मुल्क से बाहर बैठे हुए जी कि कैसे इन लोगों को एक उस पर लेकर आएंगे। मुझे अगर इजाज़त है मैं सवाल जो ताज साहब से करना चाहूँगा। ताज साहब, जहाँ पे जैसे नसरुल्लाह साहब कह रहे हैं कि जी बड़ा ज़रूरी है अपने एनलाइटेंड सेल्फ इंटरेस्ट में कि पीपल्स पार्टी, नून लीग और MQM जो है अपनी इधरा से सियासत से बुलंद होकर एक होकर बैठ जाए, इस तनाजुर में क्या वजह है कि पीपल्स पार्टी जो है वो कैबिनेट में कहते हैं ना वजारतें लेने से गुरेजा है? क्यों नहीं? जब PDM-1 में आप लोगों ने वजारतें ली तो इस बार क्यों नहीं? क्या आप लोगों को क्या इत्मीनाद नहीं है शहबाज शरीफ साहब की क़यादत के ऊपर, या नून लीग पे कुछ शक व शुबा है? जी आमिर भाई, हम दिन में कई दफ़ा ये कहते हैं कि हमारा किसी से झगड़ा नहीं है। हम जो करना चाहते हैं वो भी हम मुल्क के कोने कोने में गए और हमने जाके बताया कि जनाब ये मसाइल हैं और इन मसाइल को हम इस तरीके से हल करना चाहते हैं। हमने अपना एक अवामी माहिदा माशी दिया कि जनाब ये है। अब हम फिर हमने ये कहा कि ये तमाम प्रोग्राम वो हैं कि जो हम सिंध के अंदर चला रहे हैं। हम 750 तो लिवर ट्रांसप्लांट कर चुके हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। अमेरिका से लोग आते हैं और यहाँ पे लिवर ट्रांसप्लांट कराते हैं। तो अगर हम कोई इस 50,000 हमने बनाए थे मकानात, अब वो प्रोग्राम चल रहा है 3 लाख से ज्यादा मकानात बन चुके हैं। ताज भाई, मुझे आप लोग ये बहुत कहते हैं लिवर ट्रांसप्लांट की बात आप लोग बहुत करते हैं और ये इस तरह के कुछ बुनियादी मंसूबों की, लेकिन एक और हकीकत नहीं, हम नहीं करते। चलिए, आपको बुरा लगता है? नहीं, बुरा नहीं लगता। मैं कह रहा हूँ सिंध की NICVD की बात कर लेते हैं। दूसरा रुख एक ये कि जी बेसिक हेल्थ की फैसिलिटीज जो हैं वो बहुत बुरी हैं। तालीम का म्यार जो है गिर रहा है। यहाँ पर जो बुनियादी सहूलतें चाहे देही सिंध हो, शहरी सिंध हो, वहाँ पर एक आपको लगता है कि बहुत अबतरी है, बहुत ही इन्हितात है। तो ये भी तो हकीकत है कि ठीक है 2-4 बड़े प्रोजेक्ट करके अगर आप कहें कि जी ये हमारी खिदमत जो है और ये हमने काम किया 15 बरस में, ये तो बहुत कम हुआ। हमें आपसे ज़्यादा की तवक्को है, इसलिए मैं कह रहा हूँ ये बात। जी देखिए 2-4 नहीं है, एक बड़ी लंबी फहरिस्त है। आपको लिवर ट्रांसप्लांट बुरा लगता है तो मैं NICVD की बात करूँगा। NICVD आपको बुरा लगता है तो मैं SIUT की बात करूंगा। ये वो प्रोग्राम है कि जो बरसों से चल रहे हैं। और प्राइवेट सेक्टर का बड़ा इसमें प्राइवेट सेक्टर का बड़ा इसमें वो है, कंट्रीब्यूशन है लोगों का, एहतियात का। और जी प्राइवेट सेक्टर का क्या इन्वेस्टमेंट है? नहीं, क्या इन्वेस्टमेंट है प्राइवेट सेक्टर का NICVD के अंदर या गम्बट के अंदर जो फैसिलिटी है, या वो जो इतना ये जैसे अदीबुल हसन रिजवी साहब का जो पूरा SIUT में जितना लोग वो देते हैं, मतलब है चंदा देते हैं, उनकी मदद करते हैं, तो ये एक सारी बातें हैं, मतलब है सबको पता है, आप भी देते हैं, हम भी, मतलब बहुत सारे पाकिस्तानी कर रहे होते हैं उसमें। नहीं, लेकिन देखिए हम उस पर डिपेंड नहीं कर रहे। अच्छा, चले गम्बट के अंदर कोई चंदा नहीं दे रहा। वो जो है ऐसी बात नहीं है। चले इस पे मैं तफसील से बात करूंगा आपसे। मैं तफसील से हम लोग तफसील से एक अलग प्रोग्राम करेंगे जब आप कराची तशरीफ लाएंगे, मैं और आप साथ बैठ कर के जी वाकई सिंध की कितनी खिदमत हुई है 15 बरस में। मैं चाहूँगा ज़रा फोकस रखते हैं हुकूमत साजी के ऊपर। नसरुल्लाह साहब, कितना ज़रूरी है कि पीपल्स की नहीं कर रहा, मैं तो पूरे पाकिस्तान जी नहीं, मैं आ रहा हूँ आपको दोबारा। तो पूरे पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ कि हम ये प्रोग्राम पूरे पाकिस्तान में चलाना चाह रहे हैं, और अगर सिंध में चल सकते हैं तो पूरे उसमें फिर निचकारी का मसला है। निचकारी के ऊपर हमारा एक पॉइंट ऑफ व्यू है कि आप मुल्क में डी इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं करें, कि ये फेल हो चुका है प्रोग्राम।
95 यूनिट हमारे बंद हो चुके हैं। हम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के ज़रिए इसको चलाना चाहते हैं, और जो कि कामयाब तजुर्बा है हमारा, जिसने के रिज़ल्ट दिए हैं। अगर हम 3.5 रुपये की एक यूनिट बिजली बना सकते हैं तो फिर लोगों को 50-55 रुपये की क्यों देनी पड़े। अगर हम जमपीर के कॉरिडोर के अंदर 2700 मेगावाट जनरेट कर रहे हैं तो ट्रांसमिशन लाइन क्यों ना बनाई जाए उसके लिए। मैं समझिए आपके आम नुकात में कि इस पे मजीद क्यों ना बात करते हैं। मैं अगर नुसरत साहब के पास में जाने की इजाज़त दें, नुसरत साहब कितना अहम है कि नून लीग को, ज़ाहिर है कि नून लीग अगर कहते हैं पीपल्स पार्टी के बगैर क्या काबीना बनाएगी तो बहुत कमज़ोर पोजीशन में होगी। कितना ज़रूरी है कि पीपल्स पार्टी के लोग शामिल हों उसके अंदर काबीना में, और अगर नहीं होता तो आप क्या सिनेरियो देख रहे हैं? कितनी क्या लोगों को वो इत्मीनान देगी हुकूमत? एक तो मखलूत हुकूमत है, माइनॉरिटी गवर्नमेंट है। मुझे तो अब भी लगता ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी काबीना के अंदर भी जाएगी। उसकी वजह मैंने पहले आपसे बयान की कि इस वक्त जो हालात हैं, उन हालात में ये शायद एक दूसरे के साथ लड़ाई अफोर्ड नहीं कर सकते। फिर इनको चैलेंज जो अपोजिशन का होगा उसको ये फेस नहीं कर सकेंगे। अब मसला क्या है, ये 2 साल या 3 साल की जो बात अभी ताज साहब बात कर रहे थे, दुरुस्त बात है। पीपल्स पार्टी को ऑफर की गई कि 2 साल के लिए वज़ीर-ए-आज़म बन जाए। अब प्रॉब्लम ये है कि अगले इलेक्शन में जब अवाम के पास ये दोनों जमातें जाएंगी, ये समझती हैं कि उस वक्त अगर हुकूमत की परफॉर्मेंस बेहतर ना हो, हुकूमत कोई अच्छे फैसले ना कर पाई, हुकूमत महंगाई कंट्रोल ना कर पाई, हुकूमत इकानमी का दुरुस्त ना कर पाई, तो अवाम के सामने जाते हुए उन्हें इस मसाइल का सामना करना पड़ेगा। इसलिए पीपल्स पार्टी ये काबीना की जिम्मेदारी लेने से इनकार कर रही है कि हम उस वक्त भी अपोजिशन करें। हम जाके पब्लिक से कहेंगे जी हम तो वजारतें हमारे पास नहीं है, ये फैसले हमने नहीं किए, ये सख्त फैसले मुस्लिम लीग नवाज ने किए हैं। मुस्लिम लीग नवाज ये समझती है कि अगर सख्त फैसले करने हैं तो पीपल्स पार्टी साथ दे। पीपल्स पार्टी भी अपने जिम्मे उतना ही ले, तनकीद ले जितनी हमारे ऊपर तनकीद होगी। अब PMLN कंफर्ट है पंजाब के अंदर, वो पंजाब में हुकूमत साजी कर लेंगे। पीपल्स पार्टी कंफर्ट है सिंध के अंदर, वहाँ हुकूमत साजी कर लेंगे। वफाक की हुकूमत जो है, और इनको जो सपोर्ट करने वाले हैं वो इनको ऐसे भागने भी नहीं देंगे। मैं आपसे अर्ज करूं कि ये आराम से भाग जाएंगे कि ठीक है अब इलेक्शन से हम साइड पे होकर बैठ गए हैं। इनको हुकूमत संभालनी पड़ेगी, हुकूमत चलानी पड़ेगी, और हुकूमत को इकानमी के हवाले से सख्त फैसले भी करने हैं। जून में पैसे आपने IMF का कर्ज वापस करना है, वो पैसे आपने 24 में $24 बिलियन देने, $24 बिलियन बैरूनी कर्जा आपको देने। ताज साहब ये वक्त कम है हमारे पास, इस सेगमेंट के खत्म होने का वक्त हुआ जाता है। आमिर भाई इनको बता दीजिए, जी इनको बता दीजिए कि हम किसी अवाम दुश्मन फैसले के में साथ नहीं देंगे। चले ये पॉइंट नोटेड, बड़ी अहम बात जो चाहे कर ले। किसी अवाम दुश्मन जो पीपल सेंट्रिक प्रोग्राम है वो हम आपको दे रहे हैं, आपको चाहिए तो ले लीजिए, और नहीं चाहते तो हम 2 सूबे हमें मिले, हमें उसके अंदर चलाने दें, करके दिखा। अच्छा मुझे ये बताइए कि क्या किसी अवाम दुश्मन फैसले, यार 1 वोट के ऊपर आपने IMF को अपनी सॉवरेंटी बेच दी। IMF हम मुसीबत हो गई है IMF कि एक गुर्बत मुल्क के अंदर फैलानी, सारा बोझ फैसले किए थे। हम मुखालफत करेंगे, मैं आपसे सीधी बात कह रहा हूँ। अच्छा ये नसरुल्लाह साहब ने बड़ा बुनियादी सवाल किया, वो नसरुल्लाह साहब ने बुनियादी सवाल किया कि 16 माह की PDM गवर्नमेंट के दौरान जब पार्ट 1 था PDM का, मैं यही कह रहा हूँ। जी मैं यही कह रहा हूँ, माफ कीजिए, मैं जिस वक्त आप हमारी ईमानदारी पे और दयानतदारी पे सवालात उठाते हैं तो मैं जज्बाती हो जाता हूँ। 16 माह की हुकूमत में देख लीजिए कितने नोट ऑफ डिसेंट है। 2 दफ़ा हमने ये कहा कि हम गवर्नमेंट छोड़ के जा रहे हैं, इसलिए कि अवाम दुश्मन फैसले किए जा रहे थे, और जो भी हमारी तजावीज़ होती थी, और जो वादे किए गए थे खास तौर से। अच्छा मुझे आखिरी सवाल मैं ताज भाई से कहूंगा, एक ब्रीफ आखिरी मिनट है मेरे पास, से मुझे ये बताइए कि क्या ऐसी कोई सूरत-ए-हाल। शहबाज साहब की टाई अच्छी थी, उसकी भी तारीफ की थी। चले वो की भी तारीफ करना तो अच्छी बात है, हार्ड फैक्ट्स हैं। मुझे ये बताइए ताज साहब कि क्या ऐसी बात की, अब अच्छी बात करें तो हम फिर तारीफ करेंगे। मुझे ये बताइए ताज साहब, अच्छी बात करते हैं ताज साहब, ये बताइए मुझे एक छोटा सा सवाल, आखिरी सवाल आपसे, कि क्या कोई ऐसी सूरत हाल जन्म दे सकती कि जहां पर आप ये फैसला
जो है तब्दील करें कि जी हम काबीना में शामिल नहीं हो रहे? कोई ऐसे इम्कानात हैं या बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल शामिल नहीं होना? भाई हम क्यों, देखिए वजह तो बताइए। अगर हम कह रहे हैं कि सोलर पार्क लगाओ इसमें हर इंडस्ट्रियल एरिया में, हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर बिजली को इस तरीके से सस्ता करो, केजरीवाल पूरे दिल्ली को मुफ्त बिजली दे रहा है और ईस्ट पंजाब के अंदर उनकी हुकूमत जो है 300 यूनिट मुफ्त दे रही है, इस्लाम कोट की तहसील में हम 100 यूनिट मुफ्त दे रहे हैं। तो आखिर क्या प्रॉब्लम क्या है? जो सूरज वहां चमक रहा है वो यहाँ पर भी चमक रहा है। बहुत बहुत अहम बातें की ताज हैदर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया। जनाब नुसरत का भी बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आपने हमारे दोनों मेहमानों की गुफ्तगू सुनी और यकीनन ज़ाहिर है कि पीपल्स पार्टी की अलग जमात उसका मौक़िफ़ है, एक उनका एंटी प्राइवेटाइजेशन स्टांस है, IMF पे उनका मौक़िफ़ है। लेकिन अभी देखते हैं ना, कहते हैं कि जी तेल देखें, तेल की धार देखें कि आने वाले दिनों में जाकर क्या होता है। यहाँ पे लेते हैं वक्फे के बाद जब दोबारा आएंगे तो बात करेंगे मईशत पे, जिसका तस्करा भी सेगमेंट में भी हो रहा था कि सबसे बड़ा चैलेंज है। हमारे साथ बहुत ही प्रोमिनेंट शख्सियत जनाब आबिद सुलैरी साहब मौजूद होंगे, उनसे सवाल करेंगे कि जनाब IMF प्रोग्राम क्या लेना वाकई पाकिस्तान के लिए मुश्किल काम है, या मतलब है उसका नुकसान होगा या उसका हमें फ़ायदा होगा, कितना ज़रूरी है या गैर ज़रूरी है। बात करते हैं वक्फे के बाद। तो जनाब प्रोग्राम में एक मरतबा फिर खुश आमदेद। आज के पाकिस्तान का नाज़रीन अगर कोई सबसे बड़ा मसला है तो वह है मईशत, कि पाकिस्तान की मईशत को कैसे दोबारा पटरी पे लाया जाए, कैसे यहाँ पर अफरात ज़र का कम से कम किया जाए अगर ख़त्म नहीं होता, कैसे लोगों को रोज़गार मुहैया किया जाए, कैसे हम जो हैं ये जो कहते हैं ना कि कर्ज़ के मर्ज़ से निजात पाएँ। ये बहुत बड़े चैलेंजेस हैं और सवाल ये पैदा होते हैं कि हमारी जो नई हुकूमत होगी, मखलूत हुकूमत होगी, उसमें शामिल जो सियासी जमातें हैं उनके पास कोई मरबूत मनसूबा है पाकिस्तान को इस दलदल से, माशी दलदल से निकालने का? उनकी तरजीहात क्या हैं? इस पर हम कुछ बात करते मौजूद हैं मुल्क के मारूफ जो हैं माहिर मईशत जनाब डॉक्टर आबिद सुलैरी साहब, SDPI के सरबराह हैं और बहुत जाना माना नाम है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब अपना कीमती वक्त देने का। ये बताइएगा कि माशी फ़ज़ा मजमूई तौर पे क्या कह रही है? जो सेंटिमेंट कहते हैं ना कि जी बिज़नेस सेंटिमेंट, सरमायाकारों से जब आप बात करते हैं, बिजनेसमैन से बात करते हैं, क्या कह रहे हैं? वो हालात से मुतमईन है या तशवीश ज़्यादा है उन लोगों को? जी देखिए, जितनी ताख़ीर हुकूमत साजी में हो रही है वो जाहिर है कि जो तवक्कुआत इलेक्शन से लगाई जा रही थी बिजनेस कम्युनिटी की तरफ से, इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स की तरफ से, हत्ता के दोस्त ममालिक की तरफ से, कि इलेक्शन के बाद एक सियासी इस्तेहकाम आ जाएगा, जो डायरेक्शन है वो बड़ी वाज़ेह हो जाएगी, पॉलिसी डायरेक्शन। तो वो जितनी ताख़ीर आती जा रही है, मेरा ख्याल है कि वो पहले से जो हमारे मौजूद मसाइल थे उनको वो मज़ीद गंभीर कर रही है। और जाहिर है कि जितना अगर एक मिनॉरिटी गवर्नमेंट बनती है जिसमें कि कोलिशन पार्टनर्स जो होंगे उनके अपने अपने कमिटमेंट्स होंगी, उनकी अपनी अपनी कंपल्शंस होंगी, तो उस मिनॉरिटी गवर्नमेंट के लिए जो IMF के साथ जो कि एक तय है कि जाना पड़ेगा, वो जो भी उनकी शराइत होंगी वो मानना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और ये एक इस वक्त शॉर्ट मीडियम टर्म सिनेरियो है जिसको अगर फौरी तौर पे तमाम स्टेक होल्डर्स ने मिल बैठ के अगर उसका सलूशन ना निकाला तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज जो है वो हमारे लिए बनता चला जाएगा। बड़ी हैरत अंगेज बात नहीं लग रही कि हमेशा जो जमातें जीता करती थी वो माशी अशारिये देना शुरू कर देते कि जी हमें इस सिमत में लेके जाना है। इस पर जैसे कि आपने फरमाया कि हुकूमत बनाना एक मसला बना हुआ है, तो माशी पॉलिसी का तो कोई तस्करा ही नहीं कर रहा है। अभी तो इस नाम पे भी इत्तेफाक नहीं हो रहा कि जी कौन आपका फाइनेंस मिनिस्टर होगा। हर चीज़ में शक शुबा है, हर चीज़ जो है गैर यकीनी सूरत हाल के शिकार है। जिस तरफ आप देखें जी, ये एक वो विशेष साइकिल बन गया कि हमारे यहाँ डॉलर का फुकदान है, हमारे यहाँ रुपए का फुकदान है और हमारे यहाँ एतमाद का फुकदान है। और ये तीनों चीज़ें जो है ये एक दूसरे को उस फुकदान को मज़ीद गहरा करती चली जा रही हैं। क्योंकि इस वक्त कोई भी पार्टी हुकूमत में आए या पार्टियां हुकूमत में आए, सबको बड़े अच्छे तरह से मालूम है कि जो पाकिस्तान के कर्ज की सूरत हाल है, जो पाकिस्तान को अगले इस जून तक के जो कर्ज अदा करना और उसके बाद अगले 2 साल में जो कर्ज अदा करना, उसके लिए IMF के प्रोग्राम में जाना लाजमी है। IMF के प्रोग्राम में जाते हैं तो वो बिजली के गर्दिशी कर्जों को कंटेन करना है, गैस के गर्दिशी कर्जों को कंटेन करना है, जिसका मतलब है कि बिजली और गैस के रेट बढ़ेंगे, जिसका मतलब है कि आपके डीजल और पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हो रहा होगा।
और आपको याद होना चाहिए कि तमाम सियासी जमातें जो थी इलेक्शन कैंपेन में एक ही नारे पे इन्होंने लगाया कि इकॉनमी को रिवाइव कर देंगे, महंगाई का खात्मा कर देंगे। किसी ने नारा लगाया कि वो इतने 100 यूनिट बिजली फ्री कर देंगे, किसी ने नारा लगाया कि वो कीमतों को 2017 के लेवल पे ले जाएंगे, किसी ने नारा लगाया कि हमारी हुकूमत को चूंकि रुखसत किया गया था हमें दोबारा मौका दें तो हम आते ही 2020-2021 वाली सूरत हाल पे वापस ले आएंगे। और बतौर माहिर मईशत आप जब ये नारे सुनते थे, ये वादे सुनते थे, आपको हंसी आती थी कि नहीं आती थी? मैं तो मुसलसल लिख रहा था। या परेशान ज्यादा होते थे आप हंसते ज्यादा थे या परेशान ज्यादा होते थे बतौर एक बाखबर शख्स होने के कि जनाब इनके पास फिजिकल स्पेस नहीं है, ये कह रहे हैं जी 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे, 20% बिजली की कीमतों में कमी करेंगे, हम मतलब है बड़े प्रोजेक्ट्स, मेगा प्रोजेक्ट्स लॉन्च करेंगे, तो कहाँ थी फिजिकल स्पेस? तो बाद लोग मैं देख रहा था वाकई कराची में तो जो हमारे दोस्त थे बिजनेसमैन या माहिर मईशत सर्वर खुजाया करते थे, आपकी क्या हालत होती थी? जी डॉक्टर साहब। मैं यही बार उन दिनों भी लिख रहा था कि ये अनरियलिस्टिक प्रॉमिसेस हैं और गैर हकीकी वादे करने से गुरेज करना चाहिए सियासी जमातों को, चूंकि इसमें बिल्कुल भी ब्रीदिंग क्वेश्चन है ही नहीं है। जो ही हुकूमत साजी होगी, जो पहला काम होगा 15 अप्रैल को ये मौजूदा IMF का प्रोग्राम खत्म करना है, IMF की टीम को रिव्यू करवाना है और उसके बाद अगला प्रोग्राम नेगोशिएट करना है और फिर फौरन IMF की टीम के साथ बैठ के जो बजट है अगले माली साल का वो बनाना है। तो अगर मार्च में हुकूमत बनती है तो अगले वजीर खजाना को, वजीर आजम को IMF का प्रोग्राम कंक्लूड करवाना होगा, फिर उनको अगला प्रोग्राम। मैं ये समझूं जो आप फरमा रहे हैं कि लोगों में इत्मीनान की बहाली के लिए पाकिस्तान के लिए नया IMF प्रोग्राम नागुज़ीर है और वो बात अप्रैल तक जाती है, लेकिन आने वाले जो अगले चंद दिन है, 12 रोज़ हो गए इंतखाबात को, 8 फरवरी को हुए थे, आज हम 20 फरवरी ख़त्म होने वाला है थोड़ी देर में, तो 12 दिन हो गए। फौरी तौर पे सरमायाकारों के इत्मीनान को बहाल करने के लिए क्या करना चाहिए? जब तक ठीक है IMF प्रोग्राम निगोशिएट करेंगे, उस पर बात करेंगे, मिलना चाहिए हमें, लेकिन आने वाले 2-4 दिन में क्या काम है सियासी जमातों को, क्या करना चाहिए जो हुकूमत साजी के लिए मुज़ाकरात करें एक दूसरे से? जी देखिए, एक तो बड़ा ट्रांसपेरेंट होना चाहिए कौम के साथ। इस वक्त मेरा ख्याल है कि इस वक्त जितनी भी जमातें एस्पायरेंट हैं हुकूमत बनाने के लिए, एक तो उनको बड़ा ट्रांसपेरेंट होकर बताना पड़ेगा कि हमारी इस वक्त मुआशी सूरत हाल ये है, हमें फ़ौरन IMF प्रोग्राम के पास में जाना है, जिसका मतलब ये है कि ये वाला साल जो है ये कम से कम मैन्युफैक्चरिंग के लिए टफ होगा, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग जो है उसके लिए आपको टैरिफ कम करना पड़ते हैं, उसके लिए आपको इंटरेस्ट रेट कम करना पड़ता है। ये चीज़ नहीं हो पाएगी। जो फोकस रखना होगा वो है आपका सर्विसेज सेक्टर पे, स्पेशली IT इंडस्ट्री पे। लेकिन अगर आपके इंटरनेट जो है वो 3-3 दिन बंद रहता है और आपकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो है वहाँ पे एक गैर एलानिया ब्लैकआउट चलता है, तो फिर आपको इंटरनेशनल कम्युनिटी जिसके साथ आपको डिजिटलाइजेशन पे काम करना है, सर्विसेज सेक्टर पे जिस पे काम करना है, वो मुतासर हो रही है। एग्रीकल्चर जो है वो हमारी मॉनसून पे डिपेंडेंट है। अल्लाह करे कि मॉनसून अच्छी रहे तो एग्रीकल्चर अच्छी हो जाती है, वरना खुदा खास्ता उसमें प्रॉब्लम आती है। तो ये सारी चीज़ों का इदराक करते हुए जो एक परमानेंट इस वक्त फोरम मुझे नज़र आ रहा है वो SIFC का फोरम है, जिसमें कि मेरी सजेशन होगी कि थोड़ा उसको एक्सपेंड किया जाए और उसमें कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ को मेंबरशिप दी जाए, बिल्कुल उसी तरह जैसे वजीर आजम उसके परमानेंट मेंबर हैं या आर्मी चीफ उसके मेंबर हैं, उसी तरीके से कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ को उसमें मेंबर बनाया जाए। और जो सूबों में जो आपके SIFC के फोरम है वहाँ पे सूबाई जो कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ है उनको मेंबर बनाया जाए, ताकि उन सबके सामने मुआशी सूरत हाल खुल के उस पर डिस्कशन हो सके, उनकी तजावीज़ दी जा सके और जो भी इक़दाम करने हैं उस पर एक पोलिटिकल ओनरशिप हो। मुझे आपने बहुत सारे नुकात इकट्ठे खोल दिए और बहुत ही अहम नुकात खोले। मैं चाहूँगा 1 बाय 1 एक एक करके हम लें। सबसे आपने अहम बात की, शुरू में बात की कि सच बोलना होगा, हकीकत का इतराफ़ करना होगा, इदराक करना होगा, लोगों में अवेयरनेस क्रिएट करनी होगी कि जी मुश्किल मुल्क में सूरत हाल है माशी, और हम वो जो आप लोगों को सब्सिडी की आदत है, ज़र अनाज की आदत है, हम नहीं दे सकेंगे। सियासी जमातों में आपको इदराक ये नज़र आ रहा है कि जी हम कितनी मुश्किल सूरत हाल है, उनके पास ये कैपेसिटी, ये एबिलिटी है कि जनाब वो कहते हैं ना माशी टीम होनी चाहिए, नज़र आ रहा है आपको? कुछ उम्मीद बनती है आपकी देख कर जब हम वहाँ पर ह्यूमन रिसोर्स देखते हैं? ज़ाहिर है मुआशी टीम जो है वो तो सियासी जमातों के अंदर उन्होंने खुद
पहले से होनी चाहिए थी। रातों रात तो अब वो जो भी उनकी एग्जिस्टिंग कैपेसिटीज है वही होंगी। ज़्यादा से ज़्यादा ये हो सकता है कि बाहर से कोई एडवाइज़र या कोई ऐसे पीएम अपनी जमात के बाहर से कोई टेक्नोक्रेट अपॉइंट कर दें। लेकिन ये अदराक तो बहरहाल अब तमाम सियासी जमातों को है कि एक मुश्किल रास्ता है मुआशी हवाले से, और शायद ये भी एक वजह है कि हुकूमत साजी जो है वो उसमें मुश्किल पेश आ रही है। वरना वजारत उस्मा जो है वो किसको बुरी लगती है, लेकिन या ये किसको बुरा लगता है कि इत्तेहादी जमातें जो है वो कैबिनेट का हिस्सा ना बने। लेकिन चूंकि इस वक्त जो भी पार्टी वजारत उस्मा लेगी वो चाहेगी कि उसकी इत्तेहादी जमातें जो है उन फैसला साजी में मुकम्मल उसकी ओनरशिप भी लें, उसमें शरीक भी हों, और कल को अगर कोई मुश्किल फैसले हैं तो वो अकेली उसका जो खमियाजा ना भुगतें बल्कि तमाम इत्तेहादी मिलके उसका जिम्मेदारी ले। तो ये इदराक जो है ये तो अब बहरहाल मौजूद है। गो के ये इलेक्शन से पहले भी सूरत हाल का उनको इल्म था, लेकिन उस वक्त इदराक आप फरमा रहे हैं कि है। बाज़ लोगों की राय, मैं जब यहाँ पे बात करता हूँ बिजनेस एक्सपर्ट से, जो हमारे माहिरीन हैं, उनका कहना है कि होना ये चाहिए कि जो हमारी 2-4 बड़ी अहम तरीन वजारतें जो कि पेचीदा वजारतें जिनको कहा जाता है एनर्जी की यानी कि तवानाई की और फाइनेंस मिनिस्ट्री वजारत ख़जाना, यहाँ पर ज़रा से सियासतदानों को दूर रखें, टेक्नोक्रेट्स को लेकर आएँ, डिसिप्लिन सख्त रखें। क्योंकि जो माजी का तजर्बा रहा तो वो ये होता है कि जनाब मतलब है कि जब आप ऐसे फैसले करते हैं कि IMF प्रोग्राम को जो निगेट कर रहे होते हैं, आपने जो उनसे वादे किए होते हैं उनको पूरा नहीं कर रहे होते तो बड़ा नुकसान होता है उसका। तो क्या आप समझते हैं कि अगर टेक्नोक्रेट्स को लाया जाएगा इन 2-4 वजारतों में, प्राइवेटाइजेशन को भी आप इसमें शामिल कर लें, कॉमर्स को भी कर लें, तो मुल्क के लिए बेहतर होगा? देखिए, टेक्नोक्रेट्स जो है वो तभी परफॉर्म कर पाते हैं जब उनके लिए एक जो सियासी सरपरस्ती उनकी मौजूद हो। हाँ। अगर टेक्नोक्रेट फाइनेंस मिनिस्टर को फैसला करे और उस पर कोई ट्वीट आ जाए सियासी शख्सियत की जानिब से जिसकी वजह से उनको अपने फैसले वापस लेने पड़ जाएं, तो जाहिर है कि टेक्नोक्रेट तो उसी सूरत में परफॉर्म कर सकेंगे जब उनके सियासी बैकिंग होगी। जब सियासी बैकिंग जैसे मिफ्ता इस्माइल साहब के साथ होता था कि वो कहते कुछ थे, पीछे से कोई और हुक्म आ जाता था, और फिर जाहिर है कि अच्छा इस बार भी लग रहा है कि शहबाज शरीफ साहब के बारे में ठीक है वज़ीर आज़म होंगे, लेकिन जो उनके बड़े भाई हैं नवाज शरीफ साहब, वो बड़े फैसले कर रहे होंगे। आपके ख्याल में कैबिनेट से बाहर है कि कोई अगर डोरियां हिला रहा हो, कितना मौसर होता है? अच्छी चीज़ है, मनफी चीज़ है? अगर वो मतलब है बहुत ज़्यादा इंटरफेयर करो तो खुद हमारा वज़ीर आज़म कितना खुद मुख्तार होगा, कितना बाइख्तियार होगा? जी देखिए, जो भी वज़ीर आज़म आएंगे और अगर शहबाज शरीफ आते हैं तो हमें कम से कम ये चीज़ ज़हन में रखनी चाहिए कि एक वक्त आया था जब उन्होंने अपने फाइनेंस मिनिस्टर को बाईपास करते हुए डायरेक्ट IMF के साथ बातचीत शुरू कर दी थी, और ये जो करंट स्टैंड बाई एग्रीमेंट है जो कि अभी 15 मार्च को ख़त्म होना है, डायरेक्टली नेगोशिएट किया था IMF की मैनेजिंग डायरेक्टर के साथ, जबकि पाकिस्तान में IMF का मिशन और हमारी वजारत ख़जाना किसी मानी ख़ैज़ वो नतीजा पे पहुंचने पे नाकाम हो गई थी। तो अगर शहबाज शरीफ आते हैं और अगर उनको इदराक है और उन्होंने अपने जो पहले इंटरव्यूज उनमें ये बड़ा खुल के कहा कि हुकूमत को फौरन IMF के पास जाना पड़ेगा, तो यकीनन वो इस गारंटी के साथ आ रहे होंगे कि ये कम से कम IMF के मामले पे उसमें मुदाखलत ना की जाए। जैसा कि मैंने कहा कि इस वक्त मुदाखलत का मतलब IMF में डिले का मतलब खुदा न खास्ता माशी खुदकुशी होगा, मतलब बिल्कुल माशी खुदकुशी होगा। अरे मुझे बिल्कुल आपने कहा कि IMF मुआहिदा हमारे लिए बड़ा अहम तरीन है, हर हालत में हमें करना है, जल्द अज जल्द करना है, और इसके ऊपर मेरे ख्याल में एक ब्रॉड इत्तेफाक राय कंसेंसस पाया जाता है। आपने 2-3 और अहम बातें की थी अपने 2 सवाल पहले। वो ये था कि आपने कहा जी डिजिटल इकोनॉमी ये वो है कि जिसमें सबसे ज़्यादा पाकिस्तान को जल्द हमारा जो ग्रोथ रेट होगा वो बढ़ सकता है, आसान है निस्बतन। बाकी उसके लिए तो आपको कैपिटल इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा चाहिए, फैक्ट्री लगेगी, आप वैल्यू एडिशन करेंगे तो एक्सपोर्ट करेंगे। IT में आप कर सकते हैं। अब IT में ज़ाहिर है कि हमारे सामने चैलेंजेस हैं, मुल्क में सियासी ज़रा सा बुरहान है जिसकी वजह से X जैसा प्लेटफॉर्म 3-4 रोज़ से बंद है, उसके अंदर लोड शेडिंग हो रही है, बकौल कराची के जो हमारे दोस्तों कहते हैं जी लोड शेडिंग हो रही है ट्विटर के ऊपर ना। तो ये चीज़ें कितना मतलब है कि लोगों के एतमाद को कहते हैं वो करती हैं, शेक कर देती हैं। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कि आपका जो इम्पोर्टर है उनको पता हो कि पाकिस्तान में गैर एलानिया 20-20 घंटे लोड शेडिंग होगी तो वो आपसे इम्पोर्ट करना बंद कर देंगे। इसी तरीके से जो आपकी IT का जो एक्सपोर्ट है वो तो इसी चीज़ पे डिपेंड करती है कि आप रियल टाइम पे ना सिर्फ ये कि सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे होंगे बल्कि रियल टाइम पे आप जो सॉफ्टवेयर या
अगर आप कॉल सेंटर से जो भी हमारे यंगस्टर्स एंटरप्रेन्योर जो है या स्टार्टअप्स जो सर्विसेज देते हैं, उनकी रिलायबिलिटी तो इंटरनेट की प्रोविजन पे है, और अगर इंटरनेट की सहूलतें जो हैं वो अनरिलायबल हो जाती हैं तो पाकिस्तान एज एन IT एक्सपोर्टर दुनिया में अनरिलायबल होता चला जाएगा, और ये बड़ी एक मुश्किल सूरत हाल है। उसी के साथ अगर आप देखें तो पाकिस्तान इस वक्त खित्ते में वाहिद मुल्क रह गया है यहाँ पे कि 5G नहीं, अफगानिस्तान के अलावा। तो अगर नेपाल और भूटान वहाँ पे भी अब 5G आ गया और आपका जो फ्यूचर है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, वो आपके स्टार्टअप्स हो, वो 5G पे डिपेंडेंट है। और 5G हमारे पास इसलिए नहीं कि हमें जो पिछले साल डॉलर्स का बहरान आया उसके बाद टेलकोज जो है, जो टेलीकॉम कंपनीज हैं, उन्होंने फर्दर इन्वेस्टमेंट करना बंद कर दी कि अगर पाकिस्तान से डॉलर कमा के वापस नहीं भेजे जा सकते अपने हेडक्वार्टर, तो हम क्यों नया सॉफ्टवेयर और नया जो है इक्विपमेंट वो लगाएं। तो ये सब सारी चीजें एक दूसरे के साथ रिलेटेड है, और जो एक बड़ी नैरो विंडो ऑफ ऑप्शन पाकिस्तान के लिए मौजूद है, कम से कम उसका फायदा उठाने के लिए हमें यहाँ पे एक बेहतर फैसले करने होंगे। आपने एक और बात की, मैं एक और मौजू की तरफ, SIFC बड़ा अहम है पाकिस्तान के लिए, और वो एक सुपरा बॉडी के तौर पे मतलब है जो तस्वुर लोगों की समझ में आ रहा है कि जी अगर कैबिनेट जहाँ पर है तो वहाँ पर SIFC भी है कि जो कि ऐसे डिसीजंस में मतलब मदद करेगी जिसके इम्प्लीमेंटेशन तेज़ होनी है, वन विंडो प्रोवाइड करेगी। क्या आपके ख्याल में जो नई इलेक्टेड गवर्नमेंट है उसके लिए SIFC के साथ चलना कितना अहम है, और क्या आपको लगता है कि वो कॉज ऑफ फ्रिक्शन बन सकता है आने वाले दिनों में? देखिए आमिर भाई, STPI और मैं ज़ाती तौर पे इसका बहुत एडवोकेट था कि जैसे आपकी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल है, इसी तरीके से एक नेशनल इकोनॉमिक सिक्योरिटी काउंसिल होनी चाहिए, आप उसका नाम जो भी रख लें, जिसमें तमाम स्टेक होल्डर्स मौजूद हों, जिनको बड़ा क्लियर ना सिर्फ ये कि मुआशी सूरत हाल पिक्चर बड़ी क्लियर उनको दिखाई जाए, बल्कि उनको बताया जाए कि कौन कौन से फैसले करने क्यों नागुज़ीर है, और उन फैसलों की ओनरशिप भी हो और इम्प्लीमेंटेशन भी हो। और हमने जो कोविड के दौरान देखा NCOC बना, वो भी तकरीबन यही मॉडल था। आपकी तमाम स्टेक होल्डर्स उसमें सियासी और गैर सियासी जो लीडरशिप थी वो वहाँ पे मौजूद थी, और हमने देखा कि पाकिस्तान हमसाया ममालिक की निस्बत बहुत बेहतर उसने कोविड से कोप किया। फाटक रेल लिस्ट से जब निकलने का मामला था तो उस वक्त भी एक ऐसा ही सेल बनाया गया था जिसमें कि सियासी और गैर सियासी क़यादत जो थी वो मौजूद थी, और उन्होंने लुबाब ये लें कि जिन्हीं जब तक सिविल और मिलिट्री क़यादत एक दूसरे से हम आहंग होकर नहीं चलेंगे उस वक्त तक मामला दिल को सुलझाना बड़ा मुश्किल होगा। मेरा आखिरी सवाल, क्योंकि प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है, कि बहुत बड़ा मसला जो है वो महंगाई है, अफरात ज़र अभी भी 28% से ज़्यादा है, और हमने 45% तक गए, मतलब है आप देखें PDM के दौरे हुकूमत में। नई हुकूमत के लिए कितना आसान या मुश्किल होगा कि अफरात ज़र पे काबू पाए, या बहुत ही मुश्किल है? आपको आने वाले दिनों के मुतालिक क्या पेश गोई है आपकी? देखिए, इसमें दो फैक्टर्स हैं। एक तो महंगाई है जो हमारी इम्पोर्टेड महंगाई है। हाँ। अगर खुदा खास्ता ये जो मिडल ईस्ट की सिचुएशन है ये मजीद बिगड़ती है, एनर्जी की कीमतें ऊपर जाती हैं रेड सी क्लोजर की वजह से, तो पाकिस्तान में उसका असर पड़ेगा। आपके बिजली का बिल, गैस का बिल, पेट्रोल, डीजल, हर चीज़ महंगी होगी। दूसरा इसका जो फैक्टर है वो मॉनसून, जैसा कि मैंने पहले कहा, एग्रीकल्चर। अभी गंदम की कटाई पे देखना होगा कि मौसम कैसा रहता है, मॉनसून को देखना होगा कि वो कैसी रहती है। हमारी ज़राअत इन 2 महीनों पे अब मुहैयत होगी कि मौसम उसमें कैसा रहता है, और यही आपकी कमोडिटी प्राइस को डिटरमिन करते हैं। एक महंगाई है जो कि आपकी इंटरनल है, जो कि होल्डिंग या ब्लैक मार्केटिंग या प्रॉफिटियरिंग की वजह से आती है। आने वाली हुकूमत का जो पहला टेस्ट होगा वो रमज़ान है कि 10-11 मार्च से अगर रमज़ान शुरू हो रहा है तो क्या आने वाली हुकूमत इसमें ज़ख़ीरा अंदोज़ी और जो ब्लैक मार्केटिंग है क्या उसको रोक पाएगी। अगर डिप्टी कमिश्नर्स जो हैं वो अपने अपने इजला में इफेक्टिव रोल प्ले करे तो इसको रोका जा सकता है। मंडी की कीमत और जो आपकी ग्रोसरी की कीमत है उसमें फ़र्क को कम किया जा सकता है। तो इस पे मल्टी प्रॉन्ग स्ट्रेटजी अडॉप्ट करना होगी। लेकिन ये सारी स्ट्रेटजीज के होने के बावजूद एक चीज़ जो कि IMF आपको नहीं रोकती वो सोशल प्रोटेक्शन को स्ट्रेंथन करना है, सोशल सेफ्टी नेट्स को ज़्यादा बेहतर बनाना है। और उसमें बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है, उसमें सूबे क्या अपने इनिशिएटिव शुरू कर सकते हैं। तो जो लोअर और लोअर मिडिल इनकम अर्नर सेगमेंट ऑफ सोसाइटी है उनके लिए बड़ी टारगेटेड सब्सिडीज लेके आना, बहुत टारगेटेड सब्सिडीज देनी होंगी। डॉक्टर साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपना दिया। नाज़रीन, बात यह है
कि जो नई हुकूमत आएगी उसको कोई हनीमून पीरियड नहीं मिलेगा। वो कहते हैं उर्दू का मुहावरा कि सर मुड़ाते ही ओले पड़ेंगे, यानी कि आप शुरुआत ऐसे वक्त में करें कि रमज़ान, और रमज़ान में हमें पता है कि दौरे हुकूमत में कुछ भी हो, आम हालात भी हो, तब भी महंगाई जो है बढ़ जाती है। तो पहले ही से 28% से ज़्यादा अगर अफरात ज़र है तो सोचें कि आते ही कितना बड़ा चैलेंज होगा। लेकिन अगर कहते हैं कि मईशत को बहाल करना है तो उसके लिए मैसेजिंग, यानी कि पैगाम आप क्या दे रहे हैं दुनिया को, ये बहुत अहम है। क्योंकि पहले हमेशा बिजनेस के अंदर ये होता है कि जी फंडामेंटल्स बाद में सही होते हैं, पहले सेंटिमेंट ठीक होता है, और सेंटिमेंट ठीक करना हुकूमत की जिम्मेदारी कि वो क्या पैगाम देती है, दुनिया को देती है, अंदरूनी मुल्क देती है, मकामी और गैर मुल्की सरमायाकारों को देती है। अगर वो पैगाम मुस्बत हो, इत्माद से बात करें तो लोगों का इत्माद भी बहाल होगा। और गालिबन सियासी जमातों को सोचना चाहिए कि जी बाहमी चपकली अपनी जगह, लेकिन सबसे पहले पाकिस्तान का जो नारा है पाकिस्तान फर्स्ट, उसको बहाल करने का वक्त आ गया है। और उसकी पहली शर्त यह कि जी जब तक हमारी मईशत बहाल नहीं होगी तो पाकिस्तान एक मजबूत मुस्तहकम मुल्क नहीं बनेगा। आमिर ज़ैद को अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। खुदा हाफिज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।